डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के मॉडल पेपर सीरीज में स्वागत है दोस्तों आपका एटम एकेडमी के इस नई वीडियो में। दोस्तों मॉडल पेपर में क्या है खास, तो जैसा कि हम सब मानते हैं दोस्तों कि डीएलएड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर साथ ही दोस्तों नए क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं बहुत ही हाई। तो ऐसे में दोस्तों आपका मॉडल पेपर है वो रखेगा दोस्तों आपको पीवाईक्यू से एक कदम आगे। साथ ही दोस्तों आपका जो मॉडल पेपर है वो लाइव आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस का करता है एनालिसिस, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से टॉपिक में अभी भी आपको मेहनत करने की है ज़रूरत। साथ ही दोस्तों ये आपका लाइव कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है कि अगर मैं नए सवालों को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूँ, मतलब मेरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन सही ट्रैक पे है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। लीजिए दोस्तों आपका पहला सवाल, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण होता है। दोस्तों अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं जिसमें मैं ये कहूं कि आपकी एक भुजा छोटी है और दूसरी भुजा आपकी छोटी भुजा से बड़ी रखने वाला हूं दोस्तों, जैसा कि सवाल कह रहा है, तब इसमें खुद सोच के बताइए दोस्तों कि अगर मेरी बड़ी भुजा के सामने ये कोण पड़ता है x और मेरी छोटी भुजा के सामने ये कोण पड़ रहा है y, तो क्या दोस्तों ये मुझे चित्र से बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्लियर नहीं हो रहा है कि x हमेशा ही दोस्तों y से बड़ा रहने वाला दोस्तों। और यही एक त्रिभुज का गुण भी है दोस्तों, जो कि कहता है कि बड़ी भुजा के सम्मुख वाला कोण हमेशा ही छोटी भुजा के सम्मुख वाले कोण से बड़ा रहने वाला दोस्तों। तो इसमें मेरा ऑप्शन कौन सा दोस्तों, मेरा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। सवाल कह रहा है दोस्तों कि गुणा का तत्समक अव्यय यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। ये मैंने दोस्तों अभी क्वेश्चन में लिखा है ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूं। क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ तत्समक अव्यय करके ही मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, ये तत्समक अव्यय है क्या दोस्तों, तो इसकी परिभाषा क्या कहते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर खुद वो संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में एक से अगर मैं गुणा करता हूं दोस्तों तो मुझे खुद वही संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए एक गुणा का तत्समक अव्यय होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए दोस्तों आपका अगला सवाल क्या कह रहा है, व्यंजक 7x² yz में x² का गुणांक बताइए। ठीक है दोस्तों, तब देखिए दोस्तों इसमें आपका सवाल जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। आपको किसका गुणांक पूछा है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपको गुणांक पूछ रहा है x² का। तो अगर आप इसमें से दोस्तों आपके 7x² yz इसमें से अगर आप x² को हटा देते हैं तो आपके पास क्या क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा 7yz है क्या दोस्तों। और यही इसकी परिभाषा भी है दोस्तों कि x² के साथ जो भी गुणा हो रखे हैं, यानी कि आपके ये जो 7yz है ये x² के साथ एक तरीके से गुणा हो रखे हैं, और इसीलिए ये जो 7yz है यही आपका x² का गुणांक भी होगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए दोस्तों आपका अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंश और हर को क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप अब इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि आपको एक परिमेय संख्या दी गई है a/b और आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस a/b का आप गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो अगर कभी भी आपको a/b का गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाए तो दोस्तों आपको हमेशा इसको किसी ऐसी संख्या से गुणा करना होता है दोस्तों
जिससे इसका उत्तर 1 आए। और इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों कि आप जो संख्या असल में गुणा करने वाले हैं वो क्या होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, हमेशा हमेशा आप भिन्न और अंश की सिर्फ जगह बदल दीजिए दोस्तों। असल में गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा ये कहती है कि मैं अपने अंश और हर यानी कि अपने परिमेय संख्या को किसी ऐसी संख्या से गुणा करूं कि मेरा जो उत्तर हो या मेरा जो गुणनफल हो वो 1 हो जाए। तो ऐसे में सबसे आसान ये है दोस्तों कि अगर आपकी कोई भी परिमेय संख्या है दोस्तों, तो आप उसको उसके 1/, से गुणा कर दीजिए ताकि आपका गुणनफल आराम से 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। तो इसका उत्तर आप क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि आप इन्हें आपस में सिर्फ बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 5। अब आपको दी है दोस्तों 3 परिमेय संख्याएं और आपको पूछा है कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी होने वाली दोस्तों, है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में संख्याएं मिले तो सबसे पहले तो आपको 2 बातों का बहुत खास ख्याल रखना है। पहली बात, कभी भी जो माइनस का चिन्ह है दोस्तों वो आपके हर के साथ नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, वो हमेशा आपके किसके साथ रहना चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए आपके अंश के साथ। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपनी इन तीनों संख्याओं को देख लीजिए। आप इन तीनों संख्याओं में पहला रूल लगाइए। तो पहला संख्या तो बनेगी -3/4, दूसरी संख्या बन जाएगी -5/6 और तीसरी संख्या बन जाएगी, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल होकर क्या बनेंगे, तो ये बन जाएगी 7/8। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। अब देखिए, अब उसने पूछा है कि इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है कि नहीं दोस्तों। अब खुद सोच के देखिए दोस्तों, ये 2 संख्याएं जो पहली और दूसरी संख्या है दोस्तों, जो आपकी ये पहली और ये दूसरी संख्या है, ये है माइनस में और ये तीसरी संख्या आपकी पॉजिटिव है ऑलरेडी। तो ये पॉजिटिव संख्या का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो यहां से हम इसके बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। बचे कौन, ये 2। अब यहां पे दोस्तों आप अपना दूसरा नियम लगा लीजिएगा। दूसरा नियम क्या है कि कभी भी तुलना के लिए, अगर आपको तुलना करनी है तो आपको पहले हर को समान करना होगा। आपको हर को समान करना होगा दोस्तों, समझे। अब कुछ मेरे विद्यार्थियों में जो बोलेंगे कि सर हम लोग इसको डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ जब आपके 2 नंबर के सवाल बन रहे होंगे, जब आपके आंसर थोड़े बड़े आ रहे होंगे, जब आपका ये 1 नंबर सिंपली ऐसे कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा। तो वैसे में दोस्तों आपको हर समान करना पड़ेगा और हर समान करने की परिभाषा यही है कि आप जो भी नीचे हर दिख रहे हैं उनका एक लौसा ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहली संख्या क्या बन जाएगी, आपकी पहली संख्या बन जाएगी आपकी -9/12 और दूसरी संख्या बन जाएगी आपकी -10/12। अब इसमें आप आराम से तुलना कर सकते हो दोस्तों कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिखाई देगा कि जो -10/12 है वो छोटी संख्या है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि माइनस में हमेशा जो संख्या आपको बड़ी देखने में लग रही है, यानी कि 10 आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन वो माइनस के चिन्ह के साथ है तो वो छोटा होने वाला है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 5/-6 सही होगा दोस्तों। लीजिए आपका अगला सवाल, और यहां से दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अब शुरू हो रहे हैं। अब आपकी वेटेज आंसर की रहेगी 1 नंबर ही, लेकिन अब आपको थोड़ा सा राइटिंग वर्क भी करके दिखाना पड़ेगा। चलिए शुरू करें। तो अपना पहला सवाल देखिए दोस्तों, आपका पहला सवाल क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि 2.5 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। यानी कि अगर
मैं अपने इसकी बात करूं तो ये मुझे कह रहा है कि 2.5 मीटर क्यूब को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए आपको एक चीज पहले पता होनी चाहिए दोस्तों, वो क्या है कि आपका 1 मीटर कितने के बराबर होता है। तो आपका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, हाँ कि ना। अब अगर मैं बोलूं 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, तो ये कितने के बराबर होगा। तो ये 1 मीटर क्यूब के पीछे असल में 3 बार 1 गुणे 1 गुणे 1 हुआ है। तो यहां भी मुझे वही काम 3 बार करना पड़ेगा, मतलब मुझे 100 गुणे 100 गुणे 100, और ये पूरा क्या, तो ये पूरा सेंटीमीटर क्यूब है क्या दोस्तों। अब ये मेरा कितना बन जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 10 लाख, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब है क्या दोस्तों। अब आपको 1 मीटर क्यूब की परिभाषा मिल गई। अब आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया है 2.5 मीटर क्यूब का पता करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहां पे इसे 2.5 से गुणा कर देना है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 25 लाख सेंटीमीटर क्यूब। और यही दोस्तों आपका उत्तर था, 25 लाख। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में टफ कुछ भी नहीं था, बस एक यूनिट कन्वर्जन थी, जो कि अगर आपको 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर पता है तो आप यहां से इसे शुरू कर सकते हैं। और आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब को अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना होगा तो मुझे 3 बार असल में सेंटीमीटर वाली क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, आपका सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार गत्ते से, ठीक है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ कैसे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं आपको एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार, मतलब कि आपकी सारी भुजाएं इसकी 12 सेंटीमीटर की रहने वाली हैं। अब वो कह रहा है कि उसने इसमें से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटने हैं, मतलब कि उसे वर्ग काटने हैं जिनकी एक एक भुजा कितनी हो, 3 सेंटीमीटर की हो। तो वो कह रहा है कि वो ऐसे कुल कितने वर्ग काट सकता है। तो इसमें आपका तरीका क्या रहेगा दोस्तों कि आपको अगर संख्या पता करनी है तो आप पहले तो अपने बड़े वर्ग का पता करिए कि आपका बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, और आप उसे सीधा सीधा किससे भाग दे दीजिएगा, तो आप उसे भाग दे दीजिएगा छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से। ठीक है दोस्तों, आप इसको अलग अलग भी निकालिए, बाद में उसको इस इक्वेशन में डाल दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली अगर आप इसमें पुट करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्गाकार का क्षेत्रफल कैसे निकल रहा है दोस्तों, तो वो आपका होता है a स्क्वायर, और इस केस में वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12 गुणे 12। वैसे अगर मुझे छोटे वाले का निकालना हो तो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा b स्क्वायर, यानी कि इस केस में 3 गुणे 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 16। यानी कि कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा मेरा 16। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि आंकड़े आपको दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको इनका टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता की श्रेणी बनानी है दोस्तों। तो अब इसमें क्या दोस्तों, इसमें आप करीबन 1 से 2 मिनट का टाइम बस वेस्ट हो रहा है, बाकी इसका आंसर तो बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। पहले तो आपने टैली बनाइए दोस्तों हमेशा। तो टैली में आप क्या रखेंगे, आप ऊपर के लाइन में रख देंगे अपने आंकड़े। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप अपने आंकड़े रख दीजिएगा, और नीचे क्या रहेगी, तो नीचे रहेगी आपकी बारंबारता। ठीक है दोस्तों, अब इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, तो सबसे छोटी मुझे दिख रही है 10। तो एक तो हो जाएगी 10 का कॉलम, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा मेरा इसके बाद 12 का कॉलम, ठीक है। उसके बाद मेरा हो जाएगा 15 का, और एक मुझे दिख रहा है 18 का। अब स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, सबसे पहला 10, 1, फिर 15,
1, फिर 10, 1, फिर 12, 1, फिर 15, 1, फिर 10, 1, फिर 18, 1 और फिर 12, 1। लीजिए आपका उत्तर हो गया तैयार। अगर आपको इसके नीचे बारंबारता लिखने के लिए कहा जाए तो ये 3 बार आया है, ये 2 बार, ये 2 बार और ये 1 बार। लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आंसर इसका कंफर्म है कि आपका आंसर सही ही आएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है दोस्तों एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए दोस्तों आपका अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि ये जो आपको व्यंजक दिए हुए हैं, आपको इनको सरल भाषा में लिखना है या इनको सरल बनाना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना, आपको देखना है हमेशा कि व्यंजकों में हमेशा समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जाता है, और सरल करने का मेरे पास यही तरीका है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा क्या मुझे सेम पद के व्यंजन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है मुझे, क्या कहीं और एक्स स्क्वायर है? हाँ, तो मेरे पास एक एक्स स्क्वायर और दिख रहा है। तो मैं क्या पहले लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया दोस्तों मेरा एक ब्रैकेट में। अब अगला मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं 3xy, मतलब xy वाला मुझे ढूंढना है। एक मुझे दिख रहा है 2xy, तो मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं प्लस में लिख सकता हूं 3xy प्लस 2xy। अगला मुझे दिख रहा है माइनस का 5z और प्लस का 8z, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं प्लस लगा के माइनस 5z प्लस 8z। और मुझे क्या दिख रहा है, तो एक मुझे दिख रहा है -5, लेकिन और मुझे कहीं कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो मैं बस इसको -5 लिख के यहीं साइड में रख दूंगा। अब मैं अपने हर ब्रैकेट को बारी बारी सॉल्व कर लेता हूं। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा बन गया 3x स्क्वायर। 3xy प्लस 2xy, ये मेरा बन गया 5xy। माइनस 5z प्लस 8z, तो ये मेरा बन जाएगा प्लस का 3z और माइनस का 5। लीजिए ये हो गया आपका सरल रूप, और यही है दोस्तों आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। तो सवाल है दोस्तों आपका 1 नंबर के लिए कि योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या रहने वाली। दोस्तों आपकी योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में लिख दिया है कि आपके एडिटिव इनवर्स की परिभाषा क्या है। तो हमेशा दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, आपको एग्जाम में इसे अपनी भाषा में लिखना है कि देखिए दोस्तों होता क्या है, यदि दो संख्याओं का योगफल, यदि मैं आपकी 2 संख्याएं बताऊं, जैसे कि एक हो मेरा a और एक हो मेरा b, ठीक है दोस्तों, और अगर मैं इन दोनों का योग करूं और उत्तर आ जाए 0, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि a और b अपने योगात्मक प्रतिलोम है दोस्तों, मतलब एक दूसरे के लिए वो योगात्मक प्रतिलोम होने वाले हैं। तो अगर ऐसे में दोस्तों मेरे से पूछा जाए कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो मेरी परिभाषा होगी कि यदि 2 संख्याएं जिनका योगफल 0 हो, तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम बन जाती है। तो ऐसे में सबसे आसान क्या दिखता है दोस्तों कि अगर मेरी कोई भी संख्या, जैसे कि मान लीजिए 2, तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये मेरा 0 हो जाए, तो हमेशा इसका देखा जाएगा कि इसका जो -2 है, यानी कि माइनस लगा के वो खुद की संख्या, हमेशा उसका योगात्मक प्रतिलोम बन जाती है। अगर मैं 4 लिखूं तो -4, अगर मैं 8 लिखूं तो -8, अगर मैं -8 लिखूं तो उसका हो जाएगा प्लस का 8। समझ रहे दोस्तों? तो आपको बस जो भी आपकी संख्या है उसके आगे एक माइनस का चिन्ह लगाना है, और वही उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगा, और परिभाषा आपको पता चलेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला सवाल कह रहा है x की पावर 4y माइनस एक्स वाई की पावर 4 के गुणनखंड करने हैं आपको। तब देखिए दोस्तों, गुणनखंड करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, गुणनखंड करने के लिए आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, जिसका कुल गुणा जब आप आखिरी में करें तो आपको फिर से यही सेम चीज प्राप्त हो जानी चाहिए। तो सबसे पहली नजर में मुझे इसमें क्या दिख रहा है, जो कि मैं सबसे इजीली कॉमन निकाल सकता हूं, मुझे दिख रहा है दोनों में एक एक एक्स तो है, तो मैं दोनों से एक x कॉमन निकाल लेता हूं, और साथ ही दोनों में एक एक y कॉमन दिख रहा है, तो एक y भी निकाल लेता हूं।
तो पहले में क्या बच रहा है दोस्तों, तो पहले में मेरे बच रहा है एक्स का क्यूब, और दूसरे में क्या बच रहा है, तो दूसरे में बच रहा है वाई का क्यूब, है क्या दोस्तों। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है दोस्तों। तो आप बाहर के एक्स वाई को वैसे रख दीजिए और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को तोड़ दीजिए, तो ये खुद क्या टूटते हैं, ये टूटते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में। लीजिए इतना ही था आपका उत्तर। आपका पहली लाइन थी, आपने दोनों में से एक एक्स और एक वाई कॉमन निकाल लिया, आपका अंदर क्या बच गया, आपका बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और जैसे ही आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिखा, आपको पता चला कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की तो खुद की एक आइडेंटिटी होती है, तो आपने बस उसे लिख दिया और ये पूरा आपका बन गया दोस्तों इसका गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, और यहां से दोस्तों आपके शुरू हो रहे हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न। मतलब अब आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस की वेटेज होने वाली है 2 नंबर की, और अब आपके जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से रिलेटिवली फॉर्मूला बेस्ड होंगे और थोड़े से ज्यादा राइटिंग वर्क मांगेंगे आपसे। चलिए पहला सवाल देखें। अब पहला सवाल क्या है दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज, आपको क्वेश्चन नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो दोस्तों, अगर आपको क्षेत्रफल पूछा गया है तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका √3/4 भुजा का स्क्वायर। बस मेन क्वेश्चन में क्या था, मेन क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना था। अब देखिए आपको बोला हुआ समबाहु त्रिभुज, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, आपने क्या किया, आपने सीधा वैल्यूज पुट की, तो आपका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा दोस्तों, तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। लीजिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा यूनिट लगाना याद रखिए दोस्तों, एग्जामिनर आपके 1 नंबर आधा नंबर सिर्फ आपकी यूनिट ना लगाने पे काट देगा, इसलिए अपने फ्री के नंबर मत छोड़िए। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में ही 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता है। अब भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपको एक तरीके से समीकरण सॉल्व करने के लिए बोला है, तो आपको पहली लाइन से शुरू करेंगे दोस्तों। तो आपका पहला लाइन क्या है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, यानी कि मान लीजिए मेरा एक भिन्न है a/b, कह रहा है कि भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। अब मैं क्यों बेकार में 2 a और b लेके चलूं, मैं क्या बोलूंगा कि मान लेता हूं कि जो उसका हर है वो x है। ठीक है दोस्तों, जो उसका हर है वो x है, तो क्या मैं उसके अंश को x-2 लिख सकता हूं। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि एक भिन्न का जो अंश है वो उसके हर से 2 कम है। अगर मेरा हर x होगा तो मेरा अंश क्या हो जाएगा, x-2। तो ये तो हो गया मेरा अब भिन्न तैयार। अब अगली लाइन पढ़िए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको लिखूंगा x-2 और इसमें मैं जोड़ दूंगा 3, और नीचे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x और इसमें भी जोड़ दूंगा 3। तो क्या हो रहा है, तो भिन्न 3/4 बन रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3/4। लीजिए अब बस आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो आपका ऊपर क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 4 और ये आपका बन जाएगा x+1, और ये आपके बराबर होगा किसके, 3x+3 के। अब यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी अपनी 5। ठीक है, अब आपको अपने x की वैल्यू मिल गई है। आपकी x की वैल्यू कितनी है, आपकी x की वैल्यू आ रही है 5। अब आपका भिन्न क्या था दोस्तों, तो आपका भिन्न था x-2 बटे में x, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 5-2 और बटे में 5। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 3/5। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन को थर्ली अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप उसके समीकरण बना लेंगे और आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 14, यदि x माइनस 1/x किसके बराबर दिया है, 4 के, तो आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, एक तो इसमें तरीका होता है सूत्र का, एक इसमें आपका तरीका होता है सूत्र का, जो कि मैं यहां आपको साइड में एक लाइन में बता देता हूं कि अगर आपको x माइनस 1/x कभी भी a दिया हुआ है, जो कि इस केस में आपका 4 रहने वाला है, तो आपको अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा जाए तो हमेशा उसका उत्तर आपका a प्लस a स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। लेकिन अब असल में वो आता कैसे दोस्तों, वो आप यहां पे समझ लीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है दोस्तों, तो इसमें आप डायरेक्टली सूत्र रख के और उत्तर निकालते हैं, तो कभी कभी हो सकता है एग्जाम में उस पर आपको नंबर पूरे पूरे ना दे रहा हो। ठीक है दोस्तों, ये आप मोस्टली कोशिश कीजिए इन सूत्रों का इस्तेमाल करने का 1 नंबर वाले पॉइंट पे, जहां पे आपका 1 नंबर हो और आपको तेजी से बस उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। अब यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे आप इसको दोनों साइड में ही स्क्वायर कर दीजिए। तो आप अगर दोनों साइड में इसको स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो आपका पहला टर्म तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा इसका टर्म बनेगा 1/x², और तीसरा इसका टर्म बनेगा आपका माइनस का 2। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये x और 1/x आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और सामने क्या बन जाएगा, तो सामने बन जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे आपकी वही सेम चीज x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 बटे में बराबर में 16, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² किसके बराबर, तो यह आ जाएगा 16 प्लस 2 यानी कि 18। चीज वही दोस्तों, बस फर्क किस बात का है कि यहां पे आपको थोड़ा सा राइटिंग वर्क करके दिखाना, आपका 2 नंबर का सवाल है तो उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को डील किया दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 15, एक घनाभ की लंबाई आपको 1.2 मीटर दी हुई है, उसकी चौड़ाई आपको 50 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दी है। तो आपसे घनाभ का आयतन पूछा है घन मीटर में, यानी कि आपका जो आंसर अंतिम में आएगा वो मीटर क्यूब में आना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे में अगर आप स्टार्टिंग से स्मार्टली प्ले करें तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, यानी कि आपकी सारी यूनिट्स को आप क्या कर दीजिए, अपनी सारी यूनिट्स को आप मीटर में ही कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपका पहला जो यूनिट है वो तो ऑलरेडी मीटर में, आप क्या कीजिए, चौड़ाई को भी मीटर में कन्वर्ट कीजिए, मतलब 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसे 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0.5। ठीक है, सिमिलरली आपका जो 20 सेंटीमीटर है उसको भी आप 100 से भाग दे दीजिए, आपको क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है दोस्तों, और अब यहां से अगर आप आयतन निकालें तो आयतन का आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आयतन का आपका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बस आपको 1.2, 0.5 और 0.2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इनके दशमलवों को साइड में रख दे दोस्तों, तो आप पहले क्या कीजिएगा, आप पहले इसे 12 गुणे 5 गुणे 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसके बाद अपने दशमलव को उसमें वापस लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 0.12 क्या मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यूनिट लिखना मत भूलिएगा। और मेन क्या था, मेन था इसमें आपका थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कह रहा था कि आपको घन मीटर में ही उत्तर बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जो ये आपके आंकड़े दिए हुए हैं 5, 8, 12, 10, 15, 20, 18, आपको क्या करना, आपको इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इसमें 2 काम करेंगे। पहला, आप इसको इसके किसी भी एक क्रम में या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग किसी भी एक क्रम में लगा लीजिए। तो मैं यहां पे क्या करूं दोस्तों, मैं इसको इसके असेंडिंग ऑर्डर यानी कि अपने आरोही क्रम में लगा रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये मेरा बन जाएगा 5, 8, 10, 12, 15,
18 और 20। ठीक है दोस्तों, अब खुद से देखिए दोस्तों आपकी कितनी संख्याएं हैं। तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा आपकी जो संख्याएं हैं वो हैं 7। और 7 क्या होता है? तो 7 होता है विषम। और विषम संख्याओं में अगर आपको माध्यिका ज्ञात करनी है दोस्तों, तो विषम संख्याओं में हमेशा माध्यिका कैसे ज्ञात होती है? तो ये ज्ञात होती है आपकी n+1/2, यानी कि जो भी n+1/2 वाला आपका पद होगा वही आपकी माध्यिका बन जाता है। अब n+1/2 यानी कि इस केस में आपका जो फोर्थ जो भी पद होगा, जो कि आपका रहने वाला कौन सा, जो कि आपके इस ऑर्डर में आपका है 12। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फोर्थ पद है और यही आपके होने वाली है माध्यिका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल है दोस्तों आपके ज्योमेट्री से। क्वेश्चन है कि दो आपको ट्रायंगल दिए हुए दोस्तों, एक है आपका ट्रायंगल ABC, दूसरा है आपका ट्रायंगल DEF। अब क्या कह रहे हो दोस्तों, हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को बारी बारी बना लेते हैं। एक पहले ट्रायंगल में बता रहा है आपको कि एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा है कि AB जो है, जो आपका AB है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो आपका BC है वो है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि एंगल B ये है आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल में आपको बता रहा है कि मेरा ट्रायंगल है DEF, जहां मेरा जो DE दिया हुआ है वो दिया है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद मेरा EF दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और मेरा एंगल E दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और अब वो कह रहा है कि इन त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सर्वांग समता के बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है, उनमें सब एक नियम क्या है कि अगर आप देखें दोस्तों तो आपका जो AB है वो आपके D के बराबर हो रहा है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों आपके 4 सेंटीमीटर ही हैं। उसके बाद आपका जो BC है दोस्तों वो आपके EF के बराबर हो रहा है और ये दोनों ही आपके 6 सेंटीमीटर हैं। और इसके बाद दोस्तों आपके जो दो एंगल हैं, एक है आपका एंगल B, वो किसके बराबर हो रहा है? वो बराबर हो रहा है आपके एंगल E के। क्यों? क्योंकि दोनों ही दिए हुए हैं 50 डिग्री। और जैसा कि दोस्तों हमने अपने मॉडल पेपर के सबसे पहले क्वेश्चन में समझा था कि हमेशा जो कोण होता है उसी के आधार पर उसके सामने वाली भुजा होती है, मतलब बड़े कोण की बड़ी भुजा, छोटे कोण की छोटी भुजा। तो क्या ये कहना थोड़ा सा सार्थक लगेगा दोस्तों कि जो 50 डिग्री के सामने वाला कोण है वो दोनों ही केसेस में लगभग बराबर होने वाला है? और अगर आपको सार्थक नहीं भी लगे दोस्तों तो ये 3 कंडीशंस, यानी कि आपका एक साइड, आपका एक और साइड और आपका एक एंगल, ये तीनों ही कंडीशंस अकेले ही दोस्तों आपकी कौन सी सर्वांग समता की कंडीशन बनाती हैं? तो ये बनाती हैं आपकी एक SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों ही त्रिभुज आपके सर्वांग समता की परिभाषा को पास करते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको सवाल समझ में आया। नहीं तो वीडियो को 2 से 3 मिनट रिवाइंड कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से समझिए, कॉन्सेप्ट जरूरी है। और साथ ही आपको SAS की परिभाषा भी एक बार में क्लियर हो जाएगी कि कैसे सर्वांग समता की परिभाषा काम करती है। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 और इस क्वेश्चन पेपर का आपका लास्ट सवाल दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक आपका 10 मीटर गुणे 5 मीटर का आधार वाले हौज में पानी भरा हुआ है दोस्तों। उसकी ऊंचाई कितनी बता रहा है? तो 2 मीटर की ऊंचाई तक ये पानी भरा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ज्ञात कीजिए कि हौज में कितना पानी है। अब देखिए दोस्तों, हौज कितना भी आपका बड़ा हो, आपका जो हौज है वो आपका कितना भी बड़ा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मुझे फर्क किस बात से पड़ता है कि उसमें पानी कितने लेवल तक भरा हुआ है कि नहीं दोस्तों? क्योंकि यही असल में एक तरीके से मेरा छोटा घनाभ बना रहा होगा, समझ रहे दोस्तों?
तो अब इसका अगर मुझे निकालना हो दोस्तों, तो मेरा तरीका क्या होने वाला है, तो मेरा तरीका होगा कि अगर मुझे आयतन निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए दोस्तों, तो मुझे एक लंबाई चाहिए, एक चौड़ाई चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए, और इन तीनों का गुणा करना है मुझे। और क्या मुझे तीनों वैल्यूज मिली हुई है? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 गुणे 5 गुणे 2, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा मेरा 100 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्यों? क्योंकि अब पूछ क्या रहा है, वो पूछा कितने लीटर पानी भरा है। अभी मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला मीटर क्यूब। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी इस परिभाषा पे जो कहती है कि 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 1000 लीटर के। मुझे इस परिभाषा को इस क्वेश्चन में लाना पड़ेगा। तो मेरा कितना है, मेरा है 100 मीटर क्यूब। तो 100 मीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, तो 100 मीटर क्यूब मेरा 100 गुणे 1000, समझे दोस्तों, लीटर के बराबर होगा। जिसका उत्तर कितना आ जाएगा, जिसका उत्तर आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 लाख लीटर, समझे दोस्तों। तो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 100 मीटर क्यूब पे जाकर रुक जाएंगे। आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है दोस्तों, और पूरा अंतिम तक आपका उत्तर लीटर में आना चाहिए। तो कुल कितने लीटर पानी भरा है दोस्तों, तो कुल आपका 1 लाख लीटर पानी भरा हुआ है, समझे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 18 सवाल हमारे मॉडल पेपर क्वेश्चन के, जिसमें दोस्तों आपने अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। फॉर्मूला बेस्ड, सूत्र बेस्ड, कौन से में आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन से में आपको बेसिक अपनी डेफिनेशन से भी आपका काम हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों उनकी बेसिक जो डेफिनेशन है उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत दोस्तों, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखने में बस आपको थोड़े से हैवी लग सकते हैं, बाकी जब आप उन्हें सॉल्व करने जाएंगे तो वो बहुत ही इजी होने वाले हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आपका इजी ही बनने वाला है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है दोस्तों। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में दोस्तों, जहां पर हम अगले मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर को डिस्कस करने से फायदा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, कि PYQ से आपको एक लेवल आगे रखने वाला दोस्तों। साथ ही आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको साथ के साथ पता चलते रहेंगे, और इससे होगा दोस्तों असल में क्या, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट, कि आप ऐसे क्वेश्चन पेपर को टैकल कर पा रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को दोस्तों अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत या परेशानी हो दोस्तों तो कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी और भी वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए बना सकें और आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। चैनल पर और भी आपको मॉडल पेपर और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। आप उन्हें भी देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली और थॉरली बिल्ड कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।